आप सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल अरावली एजुकेशन पर। आज है 1 मई 2025 और आज कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 का हिंदी विषय का पेपर था। फाइनली आपकी कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 की हिंदी सब्जेक्ट का पेपर हो गया है और आप देखिए आ चुके होंगे। मुझे उम्मीद है आपका पेपर बहुत ही शानदार गया होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज 1 मई 2025 को हुए आपके हिंदी विषय के पेपर का जो हल है वो मैं करवाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, संपूर्ण हल यहाँ पर आपको मिलेगा। यानी कि प्रश्न नंबर फर्स्ट से लेकर के इसका प्रश्न नंबर जो 24 है वहाँ तक इसके सारे जो उत्तर है वो यहाँ पर सही एकदम 100% गारंटी के साथ में राइट आंसर है वो बताए जाएंगे। तो सारे प्यारे विद्यार्थी हमारे चैनल अरावली एजुकेशन पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे अपना स्कोर कमेंट में करें कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो करते हैं आज के इस पेपर के सॉल्यूशन की शुरुआत। ये है आपके हिंदी विषय का पेपर जो 901 कोड के साथ है और यहाँ पर इसका पेपर था वो 3 घंटे 15 मिनट का था और 100 मार्क्स का था, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रश्न थे 24 थे, टोटल नंबर ऑफ पेज थे वो आपके 4 पेज, इस पर 24 प्रश्न छपे हुए थे। तो ये है आपका पेपर। यहाँ पे आपके लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थे। उसके बाद में आपका जो पेपर स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है खंड अ के अंदर। जो सेक्शन फर्स्ट है आपका, उसमें आपका पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर फर्स्ट। प्रश्न नंबर फर्स्ट है आपका निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे आपका एक अपठित गद्यांश है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, इसके डायरेक्ट आंसर पे आपको लेके चलता हूँ। तो इस गद्यांश के अनुसार आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें आपका पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर फर्स्ट कि अनुशासन शब्द में उपसर्ग का सही विकल्प है। ठीक है ना। तो अनुशासन का शब्द के अंदर उपसर्ग का सही विकल्प कौन सा है? अन प्लस शासन है या अ प्लस अनुशासन है, अनु प्लस शासन है या अ प्लस शासन है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन श, यानी कि अनु प्लस शासन होता है अनुशासन। तो यहाँ आपने स भरा है तो आपका सही है, अदरवाइज गलत है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे आपके पास में, अशिक्षित होना, ज्ञान का अभाव, अहंकार, यथार्थ दर्शन। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन ब, ज्ञान का अभाव। तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ज्ञान का अभाव। ओके। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पे आपको इसका शीर्षक लिखना था। तो यहाँ पे शीर्षक इसका रहेगा वो है आपका जीवन का लक्ष्य। जो यहाँ का जो उचित शीर्षक है वो है आपका जीवन का लक्ष्य। नेक्स्ट है इस गद्यांश का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 4 है मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? तो मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है वो है आपका, यहाँ इसका आंसर था वो था आशय की खोज और लक्ष्य की, आशय की खोज और लक्ष्य की प्राप्ति। ये मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है भारतीय दृष्टि में दार्शनिक होना क्या है? तो यहाँ इसका जो 5 का जो राइट आंसर था वो था आपका, इसका आंसर था, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भारतीय दृष्टि के अनुसार, भारतीय दृष्टि में दार्शनिक होना क्या है? तो वो है आपका शक्तिप्रद अनुशासन पर चलना। ये होता है भारतीय दार्शनिक होने का लक्ष्य। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है भारतीय दर्शन के अनुसार हमारा लक्ष्य और दायित्व क्या है? इसका आंसर आपको इस पैसेज में से लिखना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका पेज नंबर 2 के ऊपर, और पेज नंबर 2 के ऊपर प्रश्न नंबर 2 था निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे एक अपठित पद्यांश था यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके, आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, मैं इसके डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर पहला है अधिनायक शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे आपके पास में, अधि, अध या नायक, कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ इसका जो राइट आंसर था एकदम सही उत्तर वो है आपका ऑप्शन अ, यानी कि अधि, अधि प्लस नायक। तो अधिनायक क्या होता है? अधि प्लस नायक। तो इसके अंदर कौन सा उपसर्ग लग गया? अधि, क्योंकि उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है भूमि शब्द का समानार्थी शब्द, यानी कि भूमि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? फूल, फूल तो नहीं होता। आकाश, आकाश तो नहीं होता। धरती, धरती होता है। वातावरण नहीं होता। यानी कि भूमि का शब्द का समानार्थी पर्यायवाची शब्द कौन सा है? श, यानी कि ऑप्शन स है वो इसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है किसान किससे प्यार करता है? तो यहाँ तो किसान किससे प्यार करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा इस पद्यांश के अनुसार तो वो है आपका मिट्टी से। ठीक है ना।
तो यहाँ आपको लिखना था मिट्टी। अगर आपने मिट्टी लिखा है तो सही है, नहीं तो आपका गलत है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है किसान को ग्राम का देवता क्यों कहा गया है? इसके बारे में इस पद्यांश में से लिखना था। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5, जनमन का अधिनायक किसे कहा गया है? तो जनमन का अधिनायक जो कहा गया है वो कहा गया है किसान को। तो यानी कि यहाँ आपको किसान लिखा है आपने, तो किसान को, ठीक है ना। तो आपका एकदम सही उत्तर है, अदरवाइज आपका उत्तर रॉन्ग है, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है किसान को मनुज शेष कहने का क्या आश्रय है? इसको इस आपको पद्यांश में से देख करके लिखना था। नेक्स्ट है आपका खंड ब। जो खंड ब था उसके अंदर आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है दिए गए बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी कि यहाँ पे आपको निबंध लेखन करना था, किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको निबंध लिखना था, ठीक है ना। आपके पास में टॉपिक थे फर्स्ट, विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन, ठीक है ना। आपका एक टॉपिक था विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन। अब आपको इसकी प्रस्तावना लिखनी थी। उसके बाद में अनुशासन क्या होता है वो बताना था। उसके बाद में अनुशासन की आवश्यकता क्यों होती है ये लिखना था। और उसके बाद में अनुशासन शिक्षा में महत्व क्या है उसका वो लिखना था। और उसके बाद में इसका जो उपसंहार है वो लिखना था। दूसरा टॉपिक था आपके पास में भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या। तो सबसे पहले तो आपको इसकी प्रस्तावना लिखनी थी, ठीक है। उसके बाद में भ्रष्टाचार के कारण लिखने थे और भ्रष्टाचार की जो दुष्प्रभाव है कुप्रभाव है वो लिखने थे। अब भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जा सकता है उसके निराकरण के उपाय लिखने थे। और उसके बाद में आपको उपसंहार लिखना था। नेक्स्ट है आपका थर्ड टॉपिक। तीसरा टॉपिक था आपके पास में बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रस्तावना इसकी लिखनी थी। उसके बाद में वर्तमान में समाज की बदली मानसिकता उसके बारे में लिखना था, कैसे बेटियों के प्रति समाज की जो मानसिकता बदली है उसके बारे में। उसके बाद में लिंगानुपात में बढ़ता अंतर कि दिन ब दिन कैसे साल ब साल कैसे लिंगानुपात के बीच में अंतर बढ़ रहा है उसके बारे में बताना था आपको। उसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक उद्देश्य एवं उसका उद्देश्य लिखना था। और उसके बाद में उसके उपसंहार लिखने थे। उसके बाद में ऑप्शन द यानी कि द आपका टॉपिक था लास्ट टॉपिक कि मोबाइल एक वरदान या अभिशाप, दोनों में से कोई एक लिखना था आपको, या अभिशाप है या वरदान है, ठीक है ना। तो जिस पर भी आप लिखो, ठीक है ना। प्रस्तावना लिखनी है। तो उसके बाद में मोबाइल के जो यूज है वो लिखने थे। उसके बाद में इसकी इंपोर्टेंस क्या है शिक्षा के अंदर। और उसके बाद में मोबाइल का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो क्या पड़ रहे हैं। और उसके बाद में उपसंहार लिखने थे। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है अध्यापक और छात्र के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर के एक संवाद लेखन करना था, ठीक है ना। कि परीक्षा की तैयारी को लेकर के आपको एक संवाद लेखन करना था, डायलॉग राइटिंग करना था। नेक्स्ट इसी के ऑप्शनल में था आपके स्वयं को मनोज मानते हुए अपने पिताजी से पुस्तक खरीदने के लिए 1500 रुपये मंगवाने के लिए पत्र लिखना था, यानी कि मनी ऑर्डर लिखना था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है आपका आपके विद्यालय में आयोजित मातृ पितृ पूजन दिवस पर एक प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट लिखनी थी आपको मातृ पितृ पूजन दिवस के ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में खंड स था आपका। खंड स के अंदर आपका प्रश्न नंबर 6 था। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यूज थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न थे। तो इनके आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 6 का जो पहला प्रश्न था कि अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है ना। तो अपमान के शब्द के अंदर 4 ऑप्शन है आपके पास में, अप अमान या अन। तो उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन अ यानी कि अप। नेक्स्ट है 2, परसर्ग ने से युक्त क्रिया में होता है, ठीक है ना। तो परसर्ग ने से युक्त क्रिया में क्या होता है? निरंतरता का अभाव रहता है, यानी कि ऑप्शन स है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है सामाजिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है, ठीक है ना। ई आई सम या एक। तो सामाजिक के अंदर कौन सा है? एक प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन द है वो इसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है निम्न में से आदि शब्द का विलोम शब्द है। तो आदि का विलोम शब्द क्या होता है? आरंभ, अंत, चेतन या जीवन। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि अंत। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है निम्न में से उपवन शब्द का पर्यायवाची लिखिए, यानी कि उपवन शब्द किसका पर्यायवाची है, ठीक है ना। तो फूल, बगीचा, पुष्प, नीरज। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन ब यानी कि बगीचा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है उस स्थान पर दीपक जल रहा है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है? अधिकरण, करण, संप्रदान, अपादान। तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन कौन सा है? ये 6, ठीक है ना। तो 6 का जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन अ यानी कि अधिकरण। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में इसको प्रयोग करो। तो आंखें बिछाने का मतलब होता है, इसका जो मतलब जो इसका मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है प्रेम पूर्वक स्वागत करना, ठीक है ना। प्रेम पूर्वक स्वागत करना, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद में इसका वाक्य में प्रयोग करना था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 8
कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करो और वाक्य में भी प्रयोग करना। तो इसका जो अर्थ होता है वो तो मैं यहाँ आपको लिख के बता रहा हूँ। तो इसका मतलब होता है स्वयं को हानि पहुंचाना, ये होता है इसका मतलब। अब इसको वाक्य के अंदर आपको लिखना था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कर्ता के साथ ने आने पर कौन सी क्रिया होती है। तो थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ इसको यहाँ से, क्योंकि इसका आंसर मेरे को बताना है आपको। तो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है ना। चलो ये हो गया रफ। अब लिखते हैं इसका आंसर, ठीक है ना, कि कर्ता के साथ ने आने पर कौन सी क्रिया होती है। तो वो क्रिया होती है, उसका नाम है सकर्मक क्रिया, ठीक है ना। कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक। तो यहाँ पे आपको लिखना था सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 10, संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखो। तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या लिखनी थी। तो यहाँ पे लिखना था कि दो वाक्यों से मिलकर बनने वाला एक वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है, ठीक है ना। ये इसकी परिभाषा थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर, चलो यहाँ पे आपके लघुतरात्मक है, शॉर्ट आंसर टाइप है, जिसके अंदर प्रश्न नंबर 7 है कि जिस समय महादेवी वर्मा का जन्म हुआ उस समय समाज में लड़कियों की स्थिति की तुलना में आज क्या परिवर्तन आए हैं, उसके बारे में यहाँ आपको लिखना था। उसके बाद में प्रश्न नंबर 8 था उपभोक्तावाद के कारण समाज में क्या नया बदलाव आ रहा है, स्पष्ट करना था। प्रश्न नंबर 9 था अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रश्न नंबर 10 था काजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, उसके बारे में लिखना था। प्रश्न नंबर 11 था किस घटना से सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल लिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 13 है मोह को काहे ढूंढे बंदे पद कबीर ने क्या संदेश दिया है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 14 था एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार क्यों है। और प्रश्न नंबर 15 था गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। और प्रश्न नंबर 16 था बच्चे काम पर जा रहे कविता में कवि सबसे ब्याह समस्या क्या बताई है, उसके बारे में लिखना। उसके बाद में बड़े प्रश्न थे, इनके आंसर आपको करने थे, ठीक है ना। बड़े प्रश्नों में आपका प्रश्न नंबर 17 था मेघ आए कविता का सार अपने शब्दों के अंदर लिखना था। प्रश्न नंबर 18 के अंदर आपको हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद को जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किए उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है हमारे सामने, उसके बारे में लिखना था। या फिर इसके ऑप्शनल में था प्रेमचंद का इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, उनका जीवन परिचय। नेक्स्ट उसके बाद में सेक्शन डी था आपका खंड द, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके लघुतरात्मक वेट शॉर्ट आंसर टाइप थे, जिसके अंदर था आपका लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे, रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक कौन है। और उसके बाद में यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 था खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर पान की बिक्री क्यों बढ़ गई। और पर्दानाशी शब्द का अर्थ बताकर बताइए कि मेरे संग की औरतें पाठ में यह सबसे किस लिए प्रयुक्त हुआ है। और निबंध प्रश्न में फिर से आपका था 24 नंबर रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करते हुए बताइए कि समाज में महिलाओं को उचित स्थान दिलाने हेतु आप क्या प्रयास कर सकते हैं। और इसी के ऑप्शनल में था आपका कि मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर लिखिए कि माँ के व्यक्तित्व की विशेषता लिखती। तो इस तरह से आज 1 मई 2025 को आपका जो हिंदी का जो पेपर हुआ था उसका मैंने यहाँ पे संपूर्ण हल करवा दिया है, यानी कि सारे प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो आप नीचे अब इतना स्कोर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और नीचे एक कमेंट में जरूर बताएं कि आप हमारे से कहाँ से जुड़े हुए हो, यानी कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम वगैरह सारी चीज़ें नीचे आप लिख के जरूर बताएं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम ही लिख देना ताकि मुझे पता चल जाएगा कि मेरे जो व्यूवर्स है जो सब्सक्राइबर है वो कहाँ से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।